हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। और हमने कल हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इजी लगा होगा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। वास्तव में हम सोच लेते हैं कि ये कठिन विषय है, इसीलिए हम इन टॉपिक को जो है बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, हम रीडिंग भी नहीं करते हैं। क्लियर? लेकिन आपने जो मेरा वीडियो देखा था उससे आपको ये पता लग गया होगा कि हाँ यार, सब्जेक्ट टफ नहीं है, हमने इसको मान रखा है। बहुत बार चीजें हम जैसा दिमाग में सोचते हैं वैसे बिठा लेते हैं, लेकिन होती बहुत आसान है। क्लियर? वैसा ही कुछ फिजिक्स के साथ में भी है। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले ओम का नियम पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग लगा देते हैं ओम का नियम। ओम का नियम ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि ये ओम का नियम क्या है। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हमने सबसे पहले देखा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन हमने देखा था विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो चीजें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, विभव और विद्युत धारा, उन्हीं की बात हम ओम के नियम में करने वाले हैं। तो देखो, हम इसको ओम का नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओम ने ही बताया था। ओम ने क्या किया? उसने एक चालक तार लिया और उस चालक के तार में क्या आरोपित किया? उसने विभवांतर आरोपित किया। ठीक है, क्या आरोपित किया? विभवांतर आरोपित किया। विभवांतर क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा विभव क्या होता है। विद्युत धारा की भी हम बात कर चुके हैं, तो विद्युत धारा के बारे में भी आपको आइडिया लग गया होगा कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो जब जर्मन के वैज्ञानिक ओम ने देखा कि जब हम किसी चालक तार में विभव आरोपित करते हैं तो उसमें क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है? धारा भी बढ़ती है। तो विभव जैसे जैसे बढ़ता है वो धारा भी हमारी उसी अनुपात में बढ़ती है। तो उसने क्या किया? उसने एक नियम प्रतिपादित किया कि किसी भी चालक तार में यदि उसका तापमान कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर जो है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो बहुत ही आसान है बच्चों। हालांकि ये जर्मन भौतिक विज्ञानी था, लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स है, सब जगह एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये नियम हमको भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए ओम का नियम। तो ओम ने क्या किया कि जैसे कोई भी चालक है, ठीक है, माने कि ये चालक ले लिया हमने, इसके सिरों पर हमने क्या किया? कोई भी वोल्टेज विभवांतर जो है वो आरोपित कर दिया। तो क्या होगा? इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी, माना कि ये ए है और ये बी है। तो ये जो विभव है ये इस धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा, V प्रोपोर्शनल I। और जब इन्होंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, माना कि ये विभव है और ये क्या है? हमारी धारा है I। तो यहां पर मैं ये रेखा खींच रही हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे विभव मान ले कि 1 है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, फिर 5 वोल्ट है, इसी तरीके से इधर भी ऐसे होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हमारी आरोपित विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी धारा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसी को ओम भाई साहब ने क्या नियम दिया बच्चों? इन्होंने दिया ओम का नियम। क्लियर? तो ये जो इन्होंने ग्राफ खींचा था ना, वास्तव में ये नाइक्रोम के तार के लिए था। किसके लिए था? नाइक्रोम वायर के लिए था। नाइक्रोम तार के लिए। ठीक बात है। तो ओम का नियम बहुत ही आसान है। ओम ने क्या बताया कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विभवांतर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी धारा भी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर जो है ये धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओम के अनुसार
ओम के अनुसार उन्होंने तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऐसा नियम प्रतिपादित कर दिया, तो हम उसको ऐसे एज ए थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम, ओम के अनुसार, ओम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को हम आई से लिखते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो विद्युत धारा होने वाली धारा के समानुपाती होता है। प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इसको हम समानुपाती बोलते हैं, अनुपाती भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समानुपाती, प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, और यही क्या कहलाता है? यही ओम का नियम कहलाता है। यही ओम का नियम कहलाता है। कितना आसान है। और जब हम पढ़ते नहीं है ना, ओम का नियम पढ़ते नहीं है, तो हमें लगता है कि यार ये ओम का नियम है क्या आखिर में। तो यदि हम एक बार भी पढ़ लेंगे तो भी हम कुछ लिखने की कंडीशन में होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाने की कंडीशन में होंगे, हम कुछ नंबर तो ले ही आएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि ये नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों पर हम आरोपित विभवांतर मतलब विभव आरोपित करते हैं, तो चालक में धारा प्रवाहित होगी। ऑब्वियसली सी बात है, हम बैटरी लगाएंगे, हम वोल्टेज लगाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये विभवांतर जो है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। तो अब आई थिंक आप लिख सकते हैं, यदि आपसे ओम का नियम पूछ लिया जाए तो। अब मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ ले जाऊं कि हम इसको किस तरीके से डेरिवेट करें ओम के नियम को। तो ये ग्राफ भी आपको बनाना है। ये नाइक्रोम वायर के लिए ओम ने बनाया था और उसके आधार पर उसने प्रेक्षण लिए थे, ऑब्जर्वेशन लिए थे, और उन्होंने ये नियम प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, अब आगे मैं यदि बात करूं आपसे, यहाँ पर हमने लिखा कि विभव जो है ये धारा के समानुपाती होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। यहाँ पर जब भी हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आता है यहाँ पर R और I। जहां मैं R की बात करूं तो जहां पर R जो है ये क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? एक नेतांक है, एक कांस्टेंट है। नेतांक है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध जो है इसके मात्रक की मैं यदि आपसे बात करूं तो इसका मात्रक होता है, क्योंकि ये किसके नियम से प्रतिपादित हुआ है? किसके माध्यम से इसका ओरिजिन हुआ है? तो वो ओम की वजह से हुआ है, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, इसका सिंबल होता है इस तरीके का, ग्रीक भाषा का ये एक सिंबल है, इसके द्वारा हम प्रतिरोध का मात्रक दर्शाते हैं, ये ओम है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिरोध को
किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस तरीके की सिंबल के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि आपको ओम का नियम क्या होता है, क्या कहता है और किन किन में संबंध बताता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओम का नियम किन में संबंध बताता है। तो ओम का नियम जो है ये विभव और ये विद्युत धारा में क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, अब हम आगे प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। क्लियर, तो देखिए बात करते हैं प्रतिरोध की। यहां से हमारा प्रतिरोध आ चुका है V इज इक्वल टू आर आई, और R आपको पता है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो आपको इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है कुछ कुछ कि यार ये विरोध कर रहा है। प्रतिरोध, विरोध, जैसे कि आप कुछ काम करते हो, आपके घर वाले आपका विरोध नहीं करते हैं कि नहीं नहीं यार ये क्या तरीका है, ये ऐसे कौन करता है, समझदार है ना, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते। तो आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप सोचते हैं यार एक तो मैं अच्छा सोचता हूँ, हर कोई मेरा विरोध करने लग जाता है। सही है ना, तो ये विरोध सब जगह होता है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्यारे साथियों वहां पर भी उस धारा का प्रवाह का क्या होता है, विरोध होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो बहुत आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो प्रतिरोध हम क्या लिख सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध या बाधा का गुण, बाधा का गुण क्या कहलाता है, बाधा का गुण क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर हो गया ना प्रतिरोध क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रतिरोध के मात्रक। तो प्यारे दोस्तों क्योंकि ये ओम भाई साहब ने बताया था इसीलिए इसका एक मात्रक तो क्या हो गया, ओम हो गया। क्या ओम के अलावा इसका कोई मात्रक हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि V इज इक्वल टू आर आई, ये हमारा ओम का नियम है। ये क्या है, ओम्स लॉ है। ये हमारा ओम का नियम है। और यहां से मैं यदि R का मान निकालूं तो R का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, यानी कि प्रतिरोध का एक सूत्र आ जाएगा हमारे पास, V अपॉन आई, वोल्ट अपॉन एम्पियर। विभव का मात्रक हमने देखा था वोल्ट, धारा का मात्रक हमने देखा था एम्पियर, है ना। तो इसका मात्रक यहीं से निकालेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा ओम के बराबर। किसके बराबर होगा, ओम के बराबर होगा। तो यदि हमें एक ओम का मान निकालना, हम निकालते आ रहे हैं ना शुरुआत से ही कि एक एम्पियर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, वैसे ही हम प्यारे दोस्तों देखेंगे कि एक एक ओम क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक ओम क्या होता है, तो एक ओम की भी हम बात कर लेते हैं। एक ओम क्या होता है, तो यदि मैं 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करूं, 1 वोल्ट विभवांतर में उस चालक पर लगाऊं और उसमें धारा भी कितनी प्रवाहित हो, 1 एम्पियर ही धारा प्रवाहित हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो, है ना, कि 1 वोल्ट विभवांतर हम आरोपित करें और धारा भी 1 एम्पियर हो, तो प्यारे दोस्तों हमारे प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। तो मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख सकती हूं इस तरीके से कि 1 ओम जो है ये क्या है, 1 ओम क्या है, क्या लफड़ा है इस 1 ओम का। तो देखिए यदि किसी चालक में
या यदि किसी चालक के सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो जो उस धारा का विरोध करने वाला प्रतिरोध होगा उसका मान 1 ओम होगा। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो प्यारे बच्चों को समझ में आ गई क्या मेरी बात? मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम ओम का नियम पढ़ रहे हैं। ओम का नियम ये कहता है कि जब हम किसी चालक के सिरों पर विभव आरोपित करते हैं तो प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो विभव के समानुपाती होता है, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I। यहाँ पर जब हम ये निशान हटाते हैं ना फिजिक्स में जब भी बेटा, तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, R आएगा। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब मैं बात करूं कि V = R, वहां से हमने निकाला है, तो R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध या बाधा का गुण जो है ये उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम R का मान निकालेंगे तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो V/I, तो R जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट/एम्पियर, और ये किसके बराबर होगा, ये ओम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 ओम का मान, तो जब हम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर चालक के सिरों में या फिर चालक में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आगे होगी बात। अब हम देखते हैं कि ये जो चालक का प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हालांकि साइंटिस्ट ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, हमारे सामने तो केवल बनाया हुआ हलवा है जो हमको वैसे के वैसे बताना है। ठीक है, हमारे सामने कोई ज्यादा समस्या नहीं है, हम सिर्फ जो उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है हम उसको एज ए थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, जैसे हम निर्भर होते हैं ना हमारे मम्मी के ऊपर, हमारे पापा के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर, हमारे बड़े मामा मामी सबके ऊपर, है ना, किसी से न किसी से हम हमारी सेटिंग कर ही लेते हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रतिरोध है ना ये किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधक भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रतिरोधक या प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता क्लियर? तो बहुत सारे प्रेक्षणों के आधार पर, हमें प्रेक्षण से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये किस किस पर निर्भर करता है इससे हमको लेना देना है। ठीक है, तो पहले मैं यदि बात करूं तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो उस चालक के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जैसे ये हमारा तार है, ये हमारा क्या है, तार है, इसकी लंबाई क्या है, मान लो L है। अब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो ये तार जितना ज्यादा लंबा होगा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध जो है उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होगा। अब आपको पता होगा कि जैसे ये वायर है तो इसका ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर इस तरीके से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। जैसे कि ये मान लो कि ये हमारा वायर है तो इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं।
तो लंबाई के तो समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन इसका जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और वैसे भी आपको पता है कि तार जितना लंबा होगा ये क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है तो क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों को हम पॉइंट्स के रूप में लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, समानुपाती मतलब ये हुआ, R प्रोपोर्शनल L, ठीक है। और दूसरा हमने क्या माना कि इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये टॉपिक अगर सिलेबस में मेंशन हो और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये मानना कि समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम लोग, और ये हमारी इनवर्सली बोला है ना हम लोगों ने, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, समीकरण 2 हो गई। अब आपको पता होगा कि जब जब हमें समान समान राशियां दिखे, R L पर डिपेंड है, R A पर डिपेंड है, तो हम क्यों ना दोनों को एक साथ लेकर आ जाए। यदि हमारे बस की बात है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और हमारे बस की बात है तो हम लिखेंगे इसको एक साथ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बहुत पढ़ते हैं ना, समीकरण 1 समीकरण 2 गणित के अंदर, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को घटाने पर, दोनों को गुणा करने पर, दोनों को भाग लगाने पर। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर रख रहे हैं, बस इतना सा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिंपल सा है, R प्रोपोर्शनल L और अपॉन A, तो आपको पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पर हम समानुपाती का, पीछे भी हमने हटाया समानुपाती का नियतांक V प्रोपोर्शनल I, और जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया था तब हमारे पास R आया था ना। हर जगह अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि आप पता चले कि सब जगह आप R लगाते फिर रहे हो, ऐसा नहीं है ना, सब जगह समानुपाती नियतांक अलग अलग टाइप का होगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको हटाऊंगी ना, मैं इसको हटाऊंगी तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके का एक सिंबल आएगा, रो की तरह ना, रो की तरह, रो रोना वाला नहीं है, रो है, रो, ठीक है, रो है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा L और क्या हो जाएगा A। तो हमारे पास एक सूत्र आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र आ गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हालांकि मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है,
तो ये तार की लंबाई पर तो निर्भर करता ही है, जैसे कि हमने बता रखा है, समानुपाती होता है, और इसके अलावा ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करूंगी कि पदार्थ किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है ये उस चालक तार के तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो तीसरा ये तापमान पर भी निर्भर करता है, तो तापमान पर, तापमान पर। तो निर्भरता जब पूछे ना तो हमें तीनों ही पॉइंट मेंशन करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब यहाँ पर रो क्या है, जहां पर मैं बात करूं रो क्या है बच्चों, यहाँ पर इतनी देर तक हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इतनी देर तक हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रो आया है ना, ये प्रतिरोध नहीं है, इसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्लियर। तो जहां पर रो की मैं यदि बात करूं तो इसका नाम बहुत सारे हैं, इसका नाम, इसको हम प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, और इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक बात है। तो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे R प्रोपोर्शनल L अपॉन है, जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास रो आएगा, L अपॉन A आ जाएगा, और जहां पर रो जो हमने लिखा है, ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्लियर। और ये जो प्रतिरोधकता है ना, ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि इसकी निर्भरता, तो ये पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अब इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम तो इतने होशियार है कि हमें चाहे प्रतिरोध का पूछे, हमें चाहे प्रतिरोधकता का पूछे, हमें तो ओम बस याद है कि मात्रक प्रतिरोध शब्द आना चाहिए उसके अंदर, चाहे उसके आगे कोई भी प्रेफिक्स, सफिक्स, कोई भी उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ होगा, हमें आंसर ओम ही देना, ऐसा नहीं है बच्चों ना। यदि हमें प्रतिरोध पूछे तो हमें ओम देना है, प्रतिरोध यदि हमें रेजिस्टेंस का यूनिट पूछे तो हमें ओम देना है, या फिर वोल्ट अपॉन एम्पियर देना है। लेकिन यदि हमसे प्रतिरोधकता, यदि हमसे विशिष्ट प्रतिरोध, हमसे रेजिस्टिविटी का मात्रक पूछे, तो यहां पर इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रो आया है, तो रो का यदि मैं सूत्र निकालूंगी तो रो का मात्रक हमारे पास क्या आएगा, रो ये R है, इधर चला जाएगा, तो R और A अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसी तरीके का सूत्र हमारे पास आएगा, प्रतिरोधकता इज इक्वल टू प्रतिरोध क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा, लंबाई। अब आपको पता है कि इसका मात्रक जो है वो हम इसी से निकालेंगे, R A अपॉन L से। R क्या है, प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों को मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपॉन लंबाई को आपको हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, हमारी प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर। क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। अब प्रतिरोध जो है ना वो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। कोई पदार्थ जो है वो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो उसमें धारा का मान कम होता है, जैसे पूचालक पदार्थ। कुछ मैं यदि बात करूं जैसे धातु हो गई, मेटल, या फिर मैं अलॉय की बात करूं, मिश्र धातु, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि ये क्या होती है, अच्छी चालकता दर्शाती है, यानी कि इसमें विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, ये जनरली हमारे तांबे के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है, धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। सही बात है नहीं कि हम वो काम थोड़ी करेंगे कि जिसका विरोध ज्यादा होगा, हम वो काम करेंगे जिसमें विरोध कम से कम हो, आसानी से हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देखा प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोधक की निर्भरता, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, तापमान पर, किस प्रकार से हमें ये चीजें निकाली, ये सारी आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसमें यदि मैं आपसे बात करूं ना तो बुक के अंदर वैसे डिटेल में दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि देखो
मैं यदि बात करूं प्रतिरोधकता की, मैं यदि बात करूं प्रतिरोधकता की, रो की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये तापमान पर भी निर्भर करती है। तो ये धातु और मिश्र धातु के लिए इनका मान बहुत ही कम होता है। धातु और मिश्र धातु के लिए इसका मान लगभग 10 की घात -6 से 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, यस। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमारे प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता जो है वो धातु और मिश्र धातु के लिए कितनी होती है, इसके अलावा ये कुछ अलग पदार्थों के लिए कितनी होती है। देन हम देखेंगे कि मिश्र धातुओं का ऐसा मतलब कोई विशिष्ट कैरेक्टर होता होगा तभी तो हम धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं, बाकी हमें क्या जरूरत पड़ गई कि भाई हम धातु को मिलाकर मिश्र धातु बना रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोधकता धातु और मिश्र धातु की क्या होती है और कुछ अलग पदार्थों की क्या होती है। देन हम बात करेंगे कि भाई मिश्र धातु बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है ना, जब हमारे पास धातु ही थी, अच्छी क्वालिटी उनमें भी है, तो फिर हम दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं आपस में। तो देखिए प्रतिरोधकता की मैं बात करूं, प्रतिरोधकता रो मात्रक, इसका वो सूत्र में निकालूं तो यहाँ पर R/A/L हो जाएगा। और यदि मैं मात्रक की बात करूं तो आपको पता ही है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये निर्भर किस किस पर करता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये तापमान पर निर्भर करता है। क्लियर। अब देखिए यदि मैं बात करूं कि धातु और मिश्र धातु के लिए इसका मान कितना होता है, मिश्र धातु यानी कि धातु का मिश्र, दो या दो से अधिक धातु को हम मिलाते हैं। ठीक है, अलॉय बोलते हैं इसको हम। मिश्र धातु और धातु के लिए कितना होता है, मेटल्स और अलॉय के लिए कितना होता है, तो इसका मान बहुत ही कम होता है क्योंकि ये आसानी से चालकता प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसीलिए हम वायर वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए इसका मान होता है 10 की घात -6 से लगाकर 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर, जैसा कि इसका मात्रक हमें पता है। लेकिन यदि मैं जैसे बात करूं, जैसे प्लास्टिक हो गया है ना, जैसे रबड़ हो गया, तो ये क्या होते हैं, अधिक ज्यादा क्या तो होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, तो ये क्या होते हैं, कुछ चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं रबड़, प्लास्टिक, तो इनके लिए मैं बात करूं रो का मान, तो ये होता है 10 की घात 12 से लगाकर 10 की घात 17, यानी कि बहुत उच्च प्रतिरोधकता होती है इसकी, और वो कितनी हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। कितनी हो जाएगी, 10 की घात 12 से लगाकर 10 की घात 17 ओम इंटू मीटर हो जाएगी। तो ये कुछ डेटा है जो अगर आपसे सीधे ही पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, हम अलॉय क्यों बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं, अलॉय क्यों बनाई जाती हैं। तो इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं, कुछ धातुओं को हम मिक्स करते हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि मिश्र धातुएं जो होती हैं ये नॉर्मल जो मेटल होती है, प्योर मेटल होती है, उसकी कंपैरिजन में क्या होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। तो जैसे हमें कोई कठोर पदार्थ बनाना होता है तो हम मिश्र धातुओं का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिश्र धातु जो होती है इनका आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, दहन नहीं होता है, इसीलिए हम विद्युत ऊष्त्री हो गई या फिर ऐसे पदार्थ जो उच्च टेम्परेचर पर यूज में आते हैं, वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पर हम अलॉय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो ये है कि हमारे जो विद्युत बल्ब वगैरह होते हैं उनमें जो फिलामेंट होते हैं वो एक धातु के बनाए जाते हैं, उस धातु का नाम है टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन। क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 4000 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि उच्च तापमान पर भी ये धातु नहीं पिघलती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मिश्र धातु लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक
धातुओं का जैसे आपने नाम सुने होंगे ना, जैसे पीतल है, कांसा है ना, जैसे कि ब्रोज है, ब्रास है, ठीक है, इसके अलावा सोल्डर है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय है हमारी मिश्रण। और ये क्या होता है, ये होता है एक समांगी मिश्रण। क्या होता है, मिलाने के बाद हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये कॉपर है, ये जिंक है, या ये कॉपर है, ये टिन है। मिलाने के बाद हमको एक जैसा कंपोजिशन दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और इसके अलावा मिश्र धातुओं का आसानी से अपचयन या दहन नहीं होता, कंबसन नहीं होता, यानी कि ये कम टेम्परेचर पर आसानी से जलती नहीं है ना, उच्च तापमान पर ये पिघलती हैं। तो मिश्र धातुओं का आसानी से दहन, कंबसन आसानी से दहन नहीं होता है, अतः विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम किससे बनाते हैं, उनको हम अलॉय से बनाते हैं। अतः विद्युत उपकरण बनाने में उपयोगी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपसे बात करूं तो इम्पोर्टेंट जो, हालांकि मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु का पॉइंट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसको हम एक नोट की तरह भी मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट हम किस धातु का बना हुआ होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कंपटीशन में तो हजारों बार पूछा हुआ है, इस बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो वो बना होता है टंगस्टन, जिसको हम W से दर्शाते हैं, ठीक है, W। टंगस्टन को हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना हुआ होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन। W से हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक बिंदु, इसका क्वथनांक बिंदु बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि यदि हम 12 घंटे लगातार बल्ब जला के रखेंगे तब भी हमारा बल्ब ऐसे थोड़ी कि पिघल के टपकने लग जाए नीचे की तरफ, पानी की तरह नहीं होता ना ऐसा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर मेटल होती है, ठीक है, जो कि उच्च तापमान पर ये पिघलती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ओम का नियम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। फिर हमने देखा कि प्रतिरोधकता जो है वो किस प्रकार से निर्भर करती है, क्या इसका मात्रक होता है, मिश्र धातु के लिए इसका मान कितना होता है और रबर प्लास्टिक के लिए इसका मान कितना होता है। फिर हमने देखा मिश्र धातु, और मैं बता देती हूँ कि मिश्र धातु भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं पीतल है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रास। तो बच्चे इसको पिताजी से याद रखते हैं, पिताजी का मतलब होता है, पिताजी से मतलब होता है तांबा एंड जिंक। तो इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर एंड जिंक। दूसरी में बात करूं तो एक होता है इसमें कांसा, क्या होता है कांसा, ब्रॉन्ज बोलते हैं हम इसको, ब्रॉन्ज बोलते हैं। और इसमें भी क्या होता है, कॉपर तो होता ही है, साथ में क्या होता है जिंक की जगह यहाँ पर टिन होता है, तो कॉपर और क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। और तीसरा में बात करूं तो तीसरा होता है सोल्डर, जो कि वायर की जो रिपेयरिंग होती है ना, वायर की जो वेल्डिंग होती है, जैसे वायर मान लो कहीं से टूट गया, वापस वायर को जोड़ना है तो वहां पर सोल्डर मिश्र धातु का हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो सोल्डर में होते हैं प्यारे दोस्तों लेड एंड टिन। क्या होता है? लेड एंड टिन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोल्डर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन क्या किस तरीके से होता है, विद्युत धारा पर तापीय प्रभाव, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, हीट किस तरीके से उसको प्रभावित करती है। देन हम विद्युत शक्ति पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।